चलिए, तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि भैया अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंट बनाने के प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसके अंदर 8 स्टेप्स आते हैं। तो हम किस बेस पे अकाउंटिंग करेंगे उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हम किसी ना किसी बेस के ऊपर कुछ काम करते हैं। हम साइंस स्ट्रीम लेते हैं, किस बेस के ऊपर लेते हैं? 10th के मार्क्स के बेस पे लेते हैं, अपनी एबिलिटी के ऊपर लेते हैं, अपनी एप्टीट्यूड के ऊपर लेते हैं, है ना। हम आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, तो वहां पर बेस क्या हो गया? हमारा इंटरेस्ट। ऐसे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग क्या मान के चल रहे हैं, क्या बेस सोचे चल रहे हैं, क्या दिमाग में चलना चाहिए, तब जाके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो बेटा बताएं, अगर अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग 2 बेसिस पे करी जाती है। कौन कौन से बेसिस? वेरी गुड सर। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बेटा दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम मान के चलते हैं कि भैया जो कैश आया वो मेरी इनकम है, जो कैश गया वो मेरा खर्चा है। जो कैश आया वो मेरा रेवेन्यू है, जो कैश गया वो मेरी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल सर, आप इधर आइए एक बार, जल्दी आइए जल्दी। फॉर एग्जाम्पल ये लो, पैसे पकड़ो, लो जी लो, ऊपर आ जाओ ऊपर। ये देखिए पारुल हमारे स्टेज पर आ चुकी है, इसको हमने स्टेज पर आने का सुनहरा मौका दिया है। ये लीजिए, पारुल के पास पैसे हैं, ठीक है। हमने पारुल को ये माउस बेचा, लीजिए, और हमने कैश रिसीव कर लिया। तो भाई कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मैं अपने रेवेन्यू कितना मानूंगा बेटे? 20 रुपए। कि 20 रुपए मेरे को क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, और मैं इसको फटाफट रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। अब मेरा माउस आपसे दे दो, पकड़ो पैसे। अब मैंने फिर से इनको माउस दिया, मां की पैसे, कहती है कि नहीं सर मैं पैसे आपको अभी नहीं दूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूं पैसे बाद में दे दूंगी। तो कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने कहा भैया मैंने तो आपको माउस दे दिया, मेरे पैसे तो आप मेरी क्या हो? एसेट बन गए हो, डेटर बन गए हो, मेरे पैसे तो मुझे आपसे पैसे लेने हैं। पर ये कहती है सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, छुपा ले मैं ले लूंगा, ठीक है। मैं पैसे कब दूंगी? बाद में दूंगी। कब दूंगी? तो ट्रांजैक्शन कौन सी हो गई? पर मैंने माउस तो बेच दिया, मेरी सेल तो हो गई, पर अब पैसे नहीं आए तो मैं इसको अपनी रेवेन्यू नहीं मानूंगा। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब मेरे पास कैश रिसीव हो रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जब कैश रिसीव नहीं हो रहा तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जिस बिल्डिंग में अभी हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उस बिल्डिंग का मकान मालिक आया, कहता है सर मेरा रेंट दे दो। मैंने कहा भाई साहब जेब चेक कर लो, 1 रुपया नहीं है, तो मैं अभी रेंट नहीं दे सकता, प्रॉमिस कर रहा हूं इस महीने के एंड तक इस महीने का रेंट आपको दे दूंगा। तो मेरी तरफ से क्या खर्चा हो गया? नहीं सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए वजह से मेरे पास अभी खर्चा नहीं हो, क्योंकि मैंने कैश अभी तक पे नहीं किया, राइट। और जिस महीने के आखिरी में जाके मैंने जब उनको कैश दे दूंगा तो मानूंगा कि भाई मेरा खर्चा हो गया, तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। यानी सर इससे हमें क्या पता चलता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। हम मान के चलते हैं जो कैश मिला वो रेवेन्यू, जो कैश पे किया वो एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात? अब सर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि भाई ये सब बेकाते हैं, बेकार की। कहता है कि कैश बेसिस में आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस सही से पता नहीं लगा पाओगे। मैं क्यों पता नहीं लगा पाओगे? यूं कहता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो 1 साल के लिए, आप चेक करते हो कि 1 साल में कितना कमाया या कितना गवाया। अब आपने 15,000 रुपए रेंट नहीं दिया, पर वो खर्चा तो इसी साल का था, इसी साल का था ना। तो एक्रूअल बेसिस कहता है चाहे आपने पैसा 15,000 रुपए दिया हो चाहे ना दिया हो, उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो इस साल का क्या है? खर्चा है। चाहे इस माउस बेचा, इस माउस के
चाहे 20 रुपए मिल जाएं, चाहे 20 रुपए अभी ना मिले, आप इस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू आपने इस साल अर्न किया है, ये रेवेन्यू इस ईयर का माना जाएगा, तो इस साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यानी सर जब मैं सिर्फ और सिर्फ कैश को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं कैश एक्रूअल, यानी जब मैं कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करता हूं, तो उसको बोलता हूं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप बात क्लियर हुआ होगा। राइट, क्लियर होगी बात। यानी सर एक्रूअल कहता है इस साल का जो पैसा है, इस साल का जो खर्चा है, इस साल का जो रेवेन्यू है, उसको, उसकी अकाउंटिंग करो, उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कैश रिसीव हुआ, मान लीजिए आपका रेंट है, ध्यान से सुनना, 1000 रुपए महीना। कितना है? 1000 रुपए महीना। सर अगर 1000 रुपए महीना है, एक साल की बात करूं 1000 पर मंथ आपका खर्चा है, तो बेटा अगर मैं ईयर की बात करूं 2025 से 26 चल रहा है, इसके अंदर कितने महीने होते हैं बेटे? 12 महीने। तो 1000 इंटू 12, इस महीने का खर्चा कितना बनता है? 12,000 रुपए। राइट। पर मैंने कहा कि यार मैंने ना जो पेमेंट करी है रेंट की, वो मैंने 15,000 रुपए करी है। कितनी करी है? 15,000 रुपए करी है। तो बेटा मैं क्या कहूंगा कि भैया इस 15,000 में से जो 3,000 रुपए हैं वो बिलोंग करते हैं नेक्स्ट ईयर को। किसको बिलोंग करते हैं? नेक्स्ट ईयर को। तो यानी एक तरह से ये वाला 3,000 रुपए क्या हो गया? एडवांस एक्सपेंस हो गया। और एक्रूअल कहता है आपको सिर्फ इस साल का ही खर्चा रिकॉर्ड करना है, चाहे पे किया हो चाहे ना किया हो। यानी सर आप इस 3,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इस 15,000 में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना खर्चा सिर्फ कितना रिकॉर्ड करोगे? 12,000 रुपए। और ये जो 3,000 रुपए ये बैलेंस शीट में चला जाएगा एडवांस एक्सपेंस के नाम से। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये कौन से सिस्टम के बेसिस पे है? एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पर है? एक्रूअल बेसिस पे। बात क्लियर है? और सर अगर कैश बेसिस होता तो मैं अपना खर्चा पूरा का पूरा कितना रिकॉर्ड करता? 15,000 रुपए। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत, कोई संशय नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं सर। यानी सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बोलिए बात क्लियर है? इसके अंदर सर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस of a particular period, of a particular period are recorded। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि सर हमने कुछ सामान बेचा, हमने कुछ सामान बेचा। सर हमने ना टोटल सामान 50,000 रुपए का बेचा। बेटा कितने रुपए का बेचा? कितने रुपए का सामान बेचा? 50,000 रुपए का सर सामान बेच दिया। अब सर सामान जो बेचा 50,000 का, उसमें कुछ गड़बड़ ये थी कि मेरे पास जो कैश आया था वो सिर्फ 30,000 रुपए आए थे, और बाकी का प्रॉमिस हो गया था कि भाई आपको बाकी के पैसे बाद में दे दिए जाएंगे। तो यानी सर 50,000 में से कितने रुपया कैश ट्रांजैक्शन हुआ? 30,000 रुपया। और 20,000 रुपया क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। यानी इसको बोल देंगे कैश सेल्स 30,000 रुपए, क्रेडिट सेल्स 20,000 रुपए। रोकड़े में कैश, रोकड़े में माल बेचा 30,000, उधारी माल बेचा 20,000। बोलो बात क्लियर? और कहता है इस माल को बेचा होगा तो उससे पहले खरीदा भी तो होगा। मैंने खरीदा था ये माल सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए का। कितना खरीदा था? पर इसमें भी ये था कुछ माल मैंने कैश में खरीदा था, यानी कैश हाथों हाथ पे कर दिया था,
और कुछ को प्रॉमिस कर दिया था कि मैं बाद में पे कर दूंगा, राइट। मैंने सर 20,000 में से आपका राम भला करे 18,000 रुपए तो कैश पे कर दिया था, और उधारी जो था 2,000 रुपए का बचा था। अब वो कहता है कि भैया मेरे को प्रॉफिट निकाल के बताइए। क्या कहता है? प्रॉफिट बताइए, कैलकुलेट करके बताओ कि मैं इस साल का प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करूं। अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं कैश बेसिस पर, किस बेसिस पर बेटे, और या मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं एक्रूअल बेसिस पर, तो कहता है बताओ कैश बेसिस, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। हो जाएगा? बताओ, निकालो आंसर फटाक से। सोचो सोचो सोचो, यही समय है दिमाग लगाने का, अगर है तो करके दिखाओ। बेटा आप निकाल के दिखाओ जल्दी। 12,000 कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पर? बेटा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? कमाई क्या है? सेल्स क्या कमाई, परचेज क्या है खर्चा, सेल में से खर्चा माइनस कर देंगे तो कमाई निकल के आ जाएगी, है ना? यस और नो? तो मुझे बताओ सर मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा रेवेन्यू जो कि है सेल्स माइनस एक्सपेंस जो कि है परचेजेस। यहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, और बेटे यहां पर भी प्रॉफिट का यही फॉर्मूला यूज होगा, सेल्स माइनस परचेजेस। यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैष्णवी बताएगी कैश बेसिस के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है वह, कैसे? प्रॉफिट, मैं सेल्स नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट पूछ रहा हूं। कैश बेसिस में मैं क्या करता हूं, सिर्फ कैश कैश लेता हूं, कैश ट्रांजेक्शन लेता हूं। तो यहां पर टोटल सेल 50,000 की हुई है, पर कैश में कितना बेचा है 30, तो सर मैं यहां सेल्स तो 30,000 लूंगा, पर परचेज भी तो, खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे। खर्चे कितने हैं? टोटल 20,000, पर मैं सिर्फ लेता हूं कौन सी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन में कितने हैं 18,000, तो सर 30 माइनस 18 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। किसके हिसाब से? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। और एक्रूअल के हिसाब से बताओ। 30,000 बताओ, ये बताओ। अरे आप लोगों को तो अब सर एक्रूअल में क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों ले लेते हैं, तो कैश प्लस क्रेडिट कितना हुआ 50,000, और खर्चे भी दोनों ले लेते हैं जो कि है 20,000। हाँ जी बोलो जी। हाँ तो इसमें ही तो, ये तो बोला ही नहीं ना कि इस साल का है या अगले साल का, अभी तो मैंने मान के चल रहा हूँ सारा इसी साल का है, अभी तो बोला ही नहीं ना कि अगले साल का भी बिलोंग करता है कुछ, नहीं नहीं। क्लियर हुई बात? अब देखो आगे ध्यान से देखो सर, और समझते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सर, मत चलो। तो मुझे आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि कैश बेसिस से करेक्ट प्रॉफिट सही जल्दी निकलेगा या एक्रूअल बेसिस से? एक्रूअल बेसिस से। क्यों? एक्रूअल क्या कर रहा है सर, सारी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर कर रहा है, और कैश वाला क्या कर रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन को मिस कर दे रहा है। तो करेक्ट चीज किससे पता चलेगी? एक्रूअल से। पर क्विक और जल्दी कौन करके देगा? कैश। क्लियर है बात? सुटेबल कहां होता है सर?
जहां पर बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होती है, सारा काम ही किस में होता है, कैश में होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो आपका चिप्स वगैरह की पैकेट वगैरह बेचते हैं, वो सारा काम ज्यादातर कैसे होता है, कैश में होता है, राइट। दवाइयों का काम कैश में होता है, तो उनके लिए क्या सुटेबल है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब मॉल्स वगैरह हो गए, वहां पर ज्यादातर कैसे चलता है, कैश भी चलता है, उधारी भी चलता है ना। हमारे तरफ से उधारी नहीं चलता, जहां से वो खरीदते हैं वहां से उधारी चलता है कई बार। तो उनके लिए कौन सा बेटर रहता है, एक्रूअल रहता है। डिपेंड करता है वो भी किस पर, कि उनका नेचर क्या चल रहा है, नेचर कैसा है, राइट। समझ में आ गई बात। चलिए सर आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए सर, अगर मॉल में सारी ट्रांजैक्शंस किसमें हो रही हैं, कैश में, ज्यादातर कैश ही होती है, तो वहां पर भी कैश बेसिस ही आपका चल जाता है, राइट। चलिए सर, अब आप जो पूछना चाह रहे थे वो ये काम था, देखिए कि भाई एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर टोटल रेंट पेड ₹15,000। मैंने बेटा टोटल रेंट कितना पे किया है, 15,000, 15,000 रुपए टोटल रेंट पे कर दिया, राइट, दे दिए 15,000 रुपए। फिर कहता है आउट ऑफ विच, जिसमें से 3,000 वॉज पेड इन एडवांस। सर ये क्या बात बोल दी इसने, कहता है मैंने टोटल 15,000 रुपए पे करे हैं, जिसमें से 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, यानी वो 3,000 रुपए इस साल के लिए पे करे होंगे या अगले साल के लिए, तो वो इस साल तो बिलोंग नहीं करता, तो इस साल रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा, ठीक है या नहीं सर। सर यानी हम अब देखो, अगर मैं बात करूंगा किसकी, कैश बेसिस की, किसकी बात करूंगा, कैश बेसिस की, तो मेरा जो टोटल रेंट रिकॉर्ड होगा रेंट अकाउंट यानी कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट, वो कितने रुपए रिकॉर्ड होंगे बेटे, 15,000। रेंट में तो सिर्फ कैश को देखते हैं, पर अगर मैं यहां पर बात करूंगा किसकी, एक्रूअल बेसिस की, तो सर मैं क्या करूंगा कि सर मैं इस 15,000 रुपए जो है इसके दो टुकड़े करूंगा, कहूंगा 3,000 रुपए तो क्या है बेटे, एडवांस रेंट है। अगर ये एडवांस रेंट है यानी तो ये बिलोंग किसको करता है, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। तो भाई इस साल का तो इसका कोई काम है नहीं, और बच कितना गया, 12,000। तो बेटा ये जो 12,000 है इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, जो अपना इस साल का खर्चा कितना मानूंगा, 12,000। और बेटे ये जो 3,000 रुपए इसका क्या करूंगा, इसको सर मैं बैलेंस बता दूंगा कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दूंगा कि मेरे पास इतना बैलेंस बच गया। टोटल खर्चा कितना किया, 15,000, 15,000 रुपए खर्चा नहीं किया, 15,000 रुपए दे दिए, जिसमें से अभी खर्चा कितना किया है, और कितने रुपए बच रहे हैं मेरे पास, 3,000। तो अगले साल ये 3,000 रुपए यूज होंगे, तो ये मेरे लिए क्या होगी, ये मेरी क्या बन गई, एसेट। 12,000 के मजे तो ले लिए और 3,000 रुपए के मजे लेने बाकी हैं, यानी अगले साल 3 महीने, ठीक है, यानी 3,000 रुपए के मैं रेंट का मजा ले सकता हूं, जगह का मजा ले सकता हूं 3,000 रुपए का। जब वो खत्म हो जाएंगे तो मुझे दोबारा रेंट पे करना पड़ेगा। तो इस साल तो मैं कितने का मजा ले पाया, सिर्फ 12,000 का, पर पे कितने कर दिए, तो 3,000 तो मेरे हैं अभी। अगर मैं अगले साल रेंट पे नहीं लेता जाएगा तो 3,000 रुपए वापसी लेने का हकदार हूं नहीं हूं, तो मेरी क्या बन गई, ये एसेट। और एसेट कहां रिकॉर्ड होती है बेटे, बैलेंस शीट में, किस नाम से, एडवांस रेंट के नाम से। बोलो खोपड़ी चल रही है। तो आगे और एक दे दूं क्वेश्चन, करके बताओगे, चलो जरा देखते हैं। अरे ऐसे ही देंगे बिल्कुल, क्यों टेंशन ले रहे हो, बस करके दिखाओ आप। चलो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं।
कहता है टोटल रेंट पेड, अजी टोटल रेंट पेड 10,000। टोटल कितना रेंट पे किया है? 10,000 रुपए पे कर दिया मैंने। कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए है ना, का मतलब कहता है 10,000 रुपए तो पे कर दिए, पर अभी भी 2,000 देने बाकी हैं। 10,000 तो पे कर दिए, 2,000 रुपए देने बाकी हैं। यानी सर 2,000 रुपए कब के देने बाकी हैं? अगले साल के या इसी साल के? इसी साल के। यानी मेरा खर्चा टोटल कितना था? 12,000। 10,000 तो पे कर चुका हूं, 2,000 और पे करने थे, तो ये 12,000 कहां रिकॉर्ड होंगे? इस साल रिकॉर्ड होंगे एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग पे। यानी सर अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो मेरा टोटल खर्चा एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रिकॉर्ड होगा? बोलो सर 10,000 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक्चुअल में पे मैंने सिर्फ 10,000 करे। पर अगर मैं बात करूं एक्रूअल की, एक्रूअल कहता है पे करे हो चाहे पे ना करे हो, अगर इस साल का खर्चा है तो वो इस साल रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सर कुछ बात ऐसी थी कि टोटल खर्चा मैंने जो पे किया है 10,000, तो इसमें 2,000 और ऐड करना पड़ेगा, और ये 12,000 पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और ये जो बचे 2,000 रुपए ये बैलेंस शीट में भी आएंगे एज एन लाइबिलिटी। मजे तो ले लिए है ना, पैसे नहीं दिए, तो मेरे ऊपर क्या चढ़ गया? कर्जा। यानी यहां पर पूंजी बनी थी, यहां पर कर्जा चढ़ गया। और पूंजी और कर्जा किस वजह से हो रहा है ये काम? एक्रूअल के बेसिस से, कैश के वजह से? एक्रूअल बेसिस के वजह से। मुझे बताओ यहां पर ये मेरे पास एसेट्स बनी कैश बेसिस की वजह से बनी, एक्रूअल बेसिस की वजह से? यस। यहां पर मेरी कर्जा बना, लायबिलिटी बनी, कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तब बना या एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं? एक्रूअल बेसिस। यानी सर ये एडवांस खर्चा, एडवांस रेंट किसका कॉन्सेप्ट हुआ? कैश का, एक्रूअल का? एक्रूअल का। यहां पर लायबिलिटी किस नाम से आ गई? आउटस्टैंडिंग रेंट है। कौन सी है ये? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा कॉन्सेप्ट बना? कैश का, एक्रूअल का? एक्रूअल का। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यानी एक्रूअल क्या कहता है? खर्चा इस साल का इसी साल रिकॉर्ड होगा, चाहे पे किया हो चाहे। बात समझ में आ रही है? आ जाओ सर नेक्स्ट चलते हैं। मजा आ गया? समझ में आ गया? पर नंबर फिर भी कटेंगे है ना? लो भाई पानी आ गया, इस बार होप ठंडा होगा। अब तो ठंडा है, धन्यवाद भाई। जिस हिसाब से ठंड हो रही है, ठंडा पानी। अरे भाई सुनो, अपना आप बोलो ठंड हो रही है, गर्मी बोलोगे तो और गर्मी लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। आइए एग्जाम्पल कहता है टोटल कैश रिसीव्ड। टोटल कैश, बेटा बाद में बता लियो, पहले कॉन्सेप्ट सुन ले, ठीक है? टोटल कैश रिसीव्ड ₹20,000। ठीक है जी। टोटल कैश कितना रिसीव हुआ भाई? कितना है? आउट ऑफ विच एडवांस वॉज ₹8,000। तो मुझे बताओ, मैं अगर कैश बेसिस की बात करूं तो मैं अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड करूंगा? सर सिर्फ कैश को देख लो। कैश बेसिस में किसको देखते हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश को। यहां बात करूं तो कैश कितना रिसीव हुआ है? तो भैया ले इनकम मेरी हो गई कितनी? 20,000। बात खत्म। अब एक्रूअल की बात करें तो एक्रूअल कहता है भाई नहीं, सिर्फ इसी साल का लोगे। तो कहता है देख
तुम्हें 20,000 रिसीव हुआ है, पर भाई 20,000 में से 8,000 इस साल का है, अगले साल का है, अगले साल का है, एडवांस मिला है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, एडवांस इनकम हो गई। यानी कमाया नहीं, पहले ही मिल गया, कमाया नहीं पहले ही मिल गया, तो एडवांस इनकम होगी, यानी मुझे इसकी सर्विस देनी बाकी है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया, देना बाकी है, पेबल। अरे भाई आपने मुझे पूरे साल की फीस दे दी, अभी तो पहला महीना चल रहा है, तो अभी तो पूरे साल सर्विस देनी पड़ेगी, यस और नो। क्या बात, आज ही क्लियर हो गई बात। वैष्णवी कह रही है सर समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, आ तो रहा है बट बोल तो रही नहीं है कुछ, पता तो चलना चाहिए आ रहा है, ये भी नहीं बोल रहा कुछ। चलिए, तो सर मैं अपनी इनकम कितनी रिकॉर्ड करूंगा, बोलो जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर मेरे 12,000 रुपए रिकॉर्ड होंगे इनकम के, क्योंकि इस साल के कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपया। बोलो बात क्लियर, क्लियर सर। आगे चलते हैं, चलिए। मजा आया सर, पढ़ने में मजा किसको आता है, कैसी बात कर रहे हो, है ना। चलो, अरे आप पढ़ाई कर रहे हो, मजे लेने थोड़ी आए हो, पढ़ लो। चलिए, टोटल कैश रिसीव्ड, चलो भाई डंडे से पढ़ाते हैं फिर आपको, आओ भाई लाओ डंडा लाओ। टोटल कैश रिसीव्ड बोलो भाई, टोटल कैश रिसीव्ड 8,000, एक्रूड इनकम 4,000 रुपए। कहता है 8,000 रुपए तो मिल गए, 4,000 रुपए अभी मिलने बाकी हैं। कमा लिया पर मिला नहीं, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। कमा लिया पर अभी, जैसे मैंने सबको पढ़ा दिया पर 2 महीने से किसी ने फीस नहीं दी, मान लो मुझे पता आ गई फीस, मान लो फीस नहीं दी, तो तुम्हें 2 महीने पढ़ाया, 2 महीने की मेरी इनकम तो हो गई ना, पर तुमने पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं, मैं क्या बोलूंगा, मेरी क्या हो गई, एक्रूड इनकम। तो यानी आप पैसा कमा लिया नहीं, अब आपसे पैसा लेना बाकी है, और जो रिसीवेबल हो गया, रिसीवेबल होता है तो मेरी एसेट। हाँ चलिए, तो सर क्या करेंगे सर, अगर कैश बेसिस की बात करें, बात हुई थी, आएगा वो, आएगा आएगा, बात हो गई। कैश बेसिस की बात करें तो बेटा मेरी टोटल इनकम कितनी, 8,000। सर अगर एक्रूअल की बात करूं तो टोटल इनकम कितनी है, सर इनकम इज इक्वल्स टू, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, 8,000 तो जो कि रिसीव हो गई, और प्लस 4,000 जो कि क्या है, रिसीवेबल है करंट ईयर में, करंट ईयर की है ना, कमा ली इसी साल के तो पैसे 4,000 भी, तो टोटल क्या हो गया, 12,000 रुपए, और ये 4,000 रुपए मेरी बन जाएंगे एसेट्स। बोलो बात क्लियर हुई। तो यानी हमने अभी 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक एडवांस, आउटस्टैंडिंग, 2 ही है वैसे तो, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ठीक है। ऐसे ही एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो और ये चारों कॉन्सेप्ट किसके अंदर आते हैं, कैश बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में। किसमें बेटा, एक्रूअल बेसिस में। अच्छा तो दोनों के अलग अलग फायदे होंगे या नहीं होंगे, मुझे बताओ। कैश बेसिस के क्या फायदे हैं सर, जल्दी हो जाता है, इजी है, इतनी कोई स्किल्स, इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता, कोई भी कर लेगा, ठीक है। और ज्यादातर किसके लिए सुटेबल है, जहां पर सारी ट्रांजैक्शंस
कैश की होती हो, राइट। एक्रूअल की क्या एडवांटेज है? प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट निकलेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर बताएगा बिल्कुल, ठीक है। और हम कई बार लोन वगैरह लेने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें टोटल पैसा किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ठीक है, लोन भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। प्लस कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर हम इजीली कर पाएंगे कौन से साल में कितना पैसा कमाया, ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कैश बेसिस में ये सब नहीं हो पाता, ठीक है। तो कैश बेसिस के अपने एडवांटेजेस होते हैं, एक्रूअल बेसिस के अपने एडवांटेजेस होते हैं। अब इनके अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चलेगा, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगी, है ना, कंपेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करूं एक्रूअल की, सर इसमें आप बोल सकते हो जो एक्रूअल है उसमें क्या होता है, नॉट फुली एग्जैक्ट, हमने याद है चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वो सारे इसमें आ जाएंगे। यानी सर जो पूरी बुक है ना, हमारी पूरी बुक है 2 बेसिस पर है ना, हमारी जो अकाउंटिंग होती है किस किस बेसिस पे होती है, बोलो, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे होती है। पर जो हमारी टोटल बुक बनी हुई है ना, वो उसमें पूरी बुक में हमें क्या फॉलो करना है बेटा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है? बोलो, बात क्लियर है? तो आइए एक बार इन 4 कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट्स अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है एडवांस इनकम। तो बेटा एडवांस इनकम क्या होती है? जो पैसा अभी कमाया नहीं है पर पहले ही मिल गया, ठीक है, यानी इनकम विच हैज नॉट बीन अर्न्ड yet but received in advance। अभी तक कमाई नहीं है पर पहले ही एडवांस में मिल गई है। तो सर ये इनकम मेरी बन जाती है एसेट। बोलो क्या बन जाती है? एसेट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हो जाती है? माइनस। ठीक है, एडवांस को मैं क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। सर फॉर एग्जांपल अगर टोटल इनकम रिसीव्ड हुई है 15,000, जिसके अंदर एडवांस इनकम है कितनी? 3,000, तो सर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम रिकॉर्ड होगी, है ना, वो कैसे रिकॉर्ड होगी? 15,000 माइनस 3,000 इज इक्वल्स टू 12,000। क्योंकि सर ये 3,000 बिलोंग करती है नेक्स्ट ईयर को, ये एडवांस था। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में एडवांस क्या हो गया? माइनस। क्लियर हुई बात? और यहां प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होके कहां चला जाएगा? ये एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। बोलो बात क्लियर है? चलिए दूसरा, एक्रूड इनकम। क्या कह रहा है बेटे? हाँ जी, बहुत जल्दी बोला। और क्या तुम लोगों को आता ही नहीं है कुछ भी? बताओ, एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है? जो इनकम कमाई नहीं, पहले ही मिल गई, तो यानी इसके बदले सर्विसेज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। किसने बोला था सबसे पहले एसेट्स? किसने बोला था? तुम में से किसी ने बोला था? क्लियर हुआ? क्या बनेगी सर? लाइबिलिटीज। चलिए
चलिए, तो अब एक्रूड इनकम क्या होगी सर? जो कमा तो ली पर अभी तक मिली नहीं है, यानी सर ये मेरी कैसी रह गई? आउटस्टैंडिंग रह गई। तो ध्यान रखना, इनकम विच हैज बीन अर्नड, विच हैज बीन, यानी कमा ली बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी अभी तक मिली नहीं है, राइट? तो सर ये मेरी क्या बन गई? एसेट्स। और सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, राइट? सर एग्जाम्पल, टोटल इनकम जो रिसीव्ड हुई है वो हुई है 7,000। कहता है एक्रूड इनकम है 5,000। कहता है 7,000 तो मिल गई, 5,000 मिलनी बाकी है। किस साल की? इसी साल की। तो टोटल इनकम मेरी जो रिकॉर्ड होगी कितनी होगी? 12,000। यानी जो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी वो जाएगी सर 7,001 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 12,000। तो बेटा ये क्या था? एक्रूड। तो देखो एक्रूड इनकम क्या हो गई? यहां पर प्लस, और यहां पर जो थी एडवांस इनकम माइनस हो गई 4। ठीक है जी। तो देखो एडवांस माइनस होता है, एक्रूड प्लस होता है, ऐसे याद कर लो, एडवांस माइनस और आउटस्टैंडिंग प्लस। एक्रूड का मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है जी। आइए दो कॉन्सेप्ट और हैं ऐसी, दो थे किसके? इनकम के, ऐसी दो हैं एक्सपेंस के। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने ओरली आपके साथ डिस्कस कर लिया, एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को बुक से पढ़ लोगे, ठीक है? और हम क्वेश्चंस पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में ओरल, ठीक है? और इसके अंदर बेटा सिर्फ 4 इलस्ट्रेशंस है। कितनी इलस्ट्रेशंस हैं? जैसी अभी कराई ना बिल्कुल वैसे ही हैं। तो चारों इलस्ट्रेशंस करके आना, नहीं समझ में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये चैप्टर आज क्या हो गया? खत्म। इसमें इतना ही था, चैप्टर नंबर 4 में। चलिए थर्ड लिखिए, एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंसेस ये क्या हो गए सर? खर्चा अभी इनकर नहीं हुआ था पर पहले ही पे कर दिया। तो एक्सपेंसेस which have not been incurred yet, but paid in advance. ठीक है? एडवांस विच हैज नॉट बीन इनकर्ड येट, अभी तक किया नहीं है खर्चा, ठीक है? एडवांस में पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी बर्थडे किसका आ रहा है? आ रहा है किसी का बर्थडे? तो मेरा है। चलो मानते पारुल का बर्थडे आ रहा है, पारुल ने पहले जाकर सारी बुकिंग वगैरह कराई कि इस बार अच्छी पार्टी दूंगी। तो क्या इसने भी खर्चा कर लिया, उस पैसे के मजे ले लिए? नहीं, पर पैसा पहले ही पे कर दिया। तो इसके लिए क्या बन गई? एसेट। ठीक है? तो सर ये बन जाती है मेरी एसेट। और बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगी माइनस। एग्जाम्पल सर, टोटल एक्सपेंसेस पेड 14,000। कहता है इसके अंदर एडवांस एक्सपेंसेस से 2,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने रिकॉर्ड होंगे सर? 12,000 माइनस हो जाएंगे। तो अगेन देखो एडवांस बेटा क्या हो रहा है? माइनस। ठीक है? और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, बिल्कुल अभी हाथों में अपलोड कर देंगे।
फोर्थ लास्ट कौन सा? आउटस्टैंडिंग। ये कौन से होते हैं सर? खर्चा तो कर लिया पर अभी तक पेमेंट नहीं हुई, यानी एक्सपेंसेस which have been incurred but not yet paid। हाँ लाइबिलिटी होगी बेटा, ये बन गई मेरी लाइबिलिटी। और बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाती है? एग्जाम्पल, टोटल एक्सपेंसेस पेड है ₹8,000। कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी तक पे नहीं करे वो है 4,000। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिकॉर्ड होगा वो कितना होगा? 8,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 12,000। देखो आउटस्टैंडिंग फिर क्या हो गया? एड। ठीक है जी। तो अब आपको इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 करके आने हैं। नहीं अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपसे ले लेंगे। ठीक है, चलिए अपलोड कर देते बेटा। चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।